हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि आज से कल में बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो अब आपको जो भी इसके लिए शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको अपने परीक्षा की तैयारी में रफ्तार देनी होगी, क्योंकि परीक्षा के लिए आप लोग जान चुके हैं कि अधिक समय नहीं मिलने वाला है। संभावित अगस्त में ही परीक्षा है और जो नियोजित शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी मेरा सलाह रहेगा कि नियमावली का विरोध जारी रहेगा और विरोध होता रहेगा, लेकिन हमारी तैयारी भी एक और चलनी चाहिए, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसके पहले हम लोग सिलेबस जान चुके हैं कि बीपीएससी द्वारा जो सभी संवर्गों के लिए क्लास 1 to 5 और 9 to 10 और 10+2 के लिए जो बहाली आ रही है, इसके लिए सिलेबस आ चुका है और सिलेबस पर हम लोग मंथन कर चुके हैं। पूर्व में भी हमारे द्वारा कई इससे संबंधित वीडियो आ चुके हैं, जो आपको इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विद्यालय अध्यापक वाले सेक्शन को खोलकर आप देख सकते हैं जो किन किन आपको किताबों से इसकी तैयारी करनी है या अन्य खबरों से संबंधित जो भी विश्लेषण के वीडियो होंगे उस सेक्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आगे भी जितने इसके तैयारी से संबंधित वीडियो आएंगे आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख लेंगे। और यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके निश्चित रूप से चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि टू द सिलेबस कम समय में अच्छी तैयारी आपको देने की कोशिश हमारी है, क्योंकि आपको 3 महीने का समय मिलना है और बीपीएससी परीक्षा का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, अपना एक लेवल होता है। सिलेबस आ चुका है, सिलेबस बहुत बृहत है और समय बहुत कम है, इसलिए आपको उलूल जुलूल पढ़ने से अधिक फायदेमंद होगा कि आप सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें। और बीपीएससी स्तर का जो परीक्षा होगा वो संयुक्त वाले स्तर से के समकक्ष होगा, इसलिए तैयारी भी उसी अनुरूप होगा और एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी होगा। इसलिए उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी का ही जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सभी प्रश्नों का सार होता है, उस सार संग्रह में से लेकर आए हैं जो बीपीएससी द्वारा हमेशा से पूछे जाते रहा है। तो आगे भी सिलेबस के अनुसार सभी संवर्ग के लिए टू द सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न बीपीएससी लेवल का हर विषय का हर टॉपिक का वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। तो आज के इस अभी के वीडियो में बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था और उसका पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे भारत का संवैधानिक विकास और उसके प्रश्नों को देखेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट इत्यादि पर ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा अभी विस्तृत हम लोग अध्ययन कर लें। उसके बाद जब परीक्षा नज़दीक आएगा तो आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, वहाँ भी इस एग्ज़ाम से संबंधित क्विज इत्यादि प्रश्न इत्यादि आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो आज का यह जो भारतीय संवैधानिक विकास का टॉपिक है, इसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बीपीएससी में पूछे जाते रहा है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वह कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। आगे है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो प्राप्त हुआ था वह हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। आगे है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। आगे है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को जो है द्विसदनीय बनाया गया था। यह जो हम लोग आज का भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक देख रहे हैं वह है संविधान का कैसे जो है शुरुआत हुआ और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ इसमें मैं लेकर के आया हूँ। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो यह प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब हम लोग भारत का संवैधानिक विकास देख लेते हैं कैसे हुआ।
तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन सा एक्ट आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो आया वह आया 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। फिर चार्टर एक्ट आया 1793, फिर चार्टर एक्ट आया 1813 में, फिर 1833 में एक चार्टर एक्ट आया और 1853 में एक चार्टर एक्ट आया। उसके बाद जो है यहाँ की शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपने हाथों में ले ली गई। तो उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो अधिनियम आए वह आया भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और उसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी से भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत हुई और भारतीय संविधान में इन सभी चीज़ों में से लेकर के शामिल किया गया। और जो यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो संविधान का निर्माण हुआ उसका विकास का क्रम यही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहले, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इतने सारे अधिनियम आए। आगे है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो केंद्र में द्वैध शासन जो लागू की गई थी वह भारत शासन अधिनियम 1935 किया गया था के द्वारा। और ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है बहुत महत्व रखता है भारतीय संविधान के विकास में, इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो किया गया था वह भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। यानी ये भी 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम आया उसी में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। यह जो टॉपिक है भारतीय संवैधानिक विकास का, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर बीपीएससी के द्वारा इसमें से बहुत सारे प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। आगे है कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव जो लाया गया वह क्रिप्स मिशन के द्वारा लाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। आगे है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया वह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य इसमें रखे गए थे और 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात पर ही रखा गया कि 10 लाख के जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रहेंगे संविधान सभा में। आगे है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा ही संविधान के निर्माण के लिए सदस्यों का चुनाव किया गया। और 1946 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसको हम लोग देख लेते हैं कि किनको कौन सा विभाग दिया गया था उस अंतरिम सरकार में। तो जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई को मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और जगजीवन राम को मिला था श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह को मिला था रक्षा विभाग और लियाकत अली खां को मिला था वित्त विभाग और सी राजगोपालचारी को मिला था शिक्षा एवं कला विभाग। यह जो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें जो विभागों का बंटवारा हुआ था उसको हमने देखा। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब जैसे सामान्य परीक्षाओं में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था या साइमन कमीशन भारत कब आया, लेकिन बीपीएससी जो है आपको
कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है तो यह इसी प्रश्न को ऐसे पूछ देता है कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ये जो भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ यह NCERT बुक जो आपको है 6 to 12 उसी से मैं लेकर के आऊँगा और सभी विषयों के जो भी विषय आने वाले हैं परीक्षाओं में उनको मैं लेकर आऊँगा। जैसे अभी यहीं आपको भारतीय जो राज्य व्यवस्था है तो भारतीय राज्य व्यवस्था आपको 1 to 5 में यदि आप परीक्षा देने वाले हैं तो 150 नंबर में यह भारतीय राज्य व्यवस्था शामिल है। उसके बाद आप 9 to 10 माध्यमिक के लिए दे रहे हैं तो 50 नंबर में यह शामिल है। जो दूसरा पेपर है उसमें 50 नंबर में शामिल है। और यदि आपका सामाजिक विज्ञान है तो 100 नंबर आपका जो विषय होगा उसमें भी यह महत्वपूर्ण रूप से शामिल होगा, क्योंकि आपको इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिलाकर ही सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आएंगे। तो यह 100 में भी शामिल होगा, 50 में भी शामिल होगा यदि आपका सामाजिक विज्ञान है। और माध्यमिक में बाकी कोई भी विषय आपका है तो 50 नंबर इससे रहने वाले हैं। और यदि आप +2 के लिए भी हैं तो 50 नंबर रहने वाले हैं। और यदि +2 में आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो आपको 100 नंबर वाले में भी रहेगा और 50 नंबर वाले में भी रहेगा। इसलिए यह जो आप अभी देख रहे हैं टॉपिक चैप्टर, यह सभी संवर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। आगे है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो की गई वह की गई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप था, ड्राफ्ट था, वह सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। यानी भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया तो सर BN राव ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया तो यह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। और नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गए वह संविधान सभा में स्वीकृत कब हुआ तो 13 दिसंबर को इन्होंने प्रस्तुत किया। और 22 जनवरी 1947 को, यानी 13 दिसंबर 1946 में जो यह प्रस्तुत हुआ वह अगले महीने 12 जनवरी 1947 में जाकर के स्वीकृत हुआ। और भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो ये कुल अधिवेशनों की संख्या थी 12, कुल 12 अधिवेशन इसमें हुए थे। आगे है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था संविधान के निर्माण में। और भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। और भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया तो यह 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्होंने ही की थी। और जब संविधान निर्माण हो गया तो इसको स्वीकार कब किया गया तो भारत के संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और यह संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और उसी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वह हुई 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई उसी में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, और जब 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का जो प्रारंभ हुआ वह 13 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था
वह 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। आगे है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। और जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया, तो यह 26 जनवरी 1950 को ही किया गया। और संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सलाहकार समिति के, और संविधान सभा के झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, इसमें जो भी प्रश्न आपको पढ़ने होंगे वह कॉन्सेप्चुअल होगा और आपको याद करना होगा अस्थायी रूप से, इसलिए कम ही पढ़ें लेकिन सटीक पढ़ें और उसको स्मरण अधिक दिन तक रहे वैसे पढ़ें। इसके लिए भी आपको YouTube का वीडियो उपयोगी हो सकता है, क्योंकि खुद से सिर्फ अध्ययन किया हुआ चीज़ के स्मरण शक्ति का और आप सुनते हैं किसी के द्वारा तो वह ज़्यादा दिनों तक रहता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो आपको तुक्का इसमें लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो भी पढ़ें फैक्ट के अनुसार पढ़ें, कम ही पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें उसको क्लियर करते चलें। तो प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों को देख लेते हैं। तो संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी संघीय संविधान समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये समितियां थी जो संविधान के लिए बनी हुई थी। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे जीवी मावलंकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया था, जिनमें एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा थे। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव को रखा गया था और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान थे, जिनके स्थान पर बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी को रखा गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था, जो 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है किस मतलब विधानसभा से होकर के आया था, तो वह पहले जो आया जहाँ से चुनाव होकर के उनका आए हुए वे बंगाल के प्रेसिडेंसी से आए थे 1946-47 में और 47-50 में जो चुन करके आए थे वे आए थे बम्बई प्रेसिडेंसी से। यानी भीमराव अंबेडकर का चुनाव 2 जगहों से हुआ था, 2 बार में वे आए थे संविधान सभा में, क्योंकि संविधान सभा में जो सदस्य रखे गए थे वे जो है विभिन्न जगहों से भारत के जो है प्रेसिडेंसी से चुन करके ही आए थे। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य रखा गया था। भारत का संविधान जो है मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत का संविधान का जब निर्माण हुआ था तो कितने भाषाओं में किया गया था, तो 2 भाषाओं में हिंदी तथा अंग्रेजी, और दोनों प्रति पर जो उसके संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनका सिग्नेचर हुआ था। तो देखिए, एक ही विषय का सभी टॉपिक का या बहुत लंबा वीडियो हो जाने पर बोरिंग हो जाता है और एक साथ आप उतना याद भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने यह सोचा है
कि हर विषय का टू द सिलेबस विषय वाइज एक एक टॉपिक को छोटा छोटा वीडियो में ही लेकर आऊँगा, ताकि आपको पढ़ने सुनने में भी आसान हो। एक बार में आप उसको देख लें और आपके दिमाग में वह बैठ जाए। इसलिए अब बिहार विद्यालय अध्यापक परीक्षा की तैयारी में आप जी जान से जुट जाएं, क्योंकि नियमावली के भारी विरोध के बीच सरकार बहुत हड़बड़ी में दिख रही है और विज्ञापन जारी होने के साथ ही परीक्षा का डेट, रिजल्ट का डेट सब जो है सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा तय कर दिया गया है। तो बीपीएससी विज्ञापन आज से कल में दे देगा। आप फॉर्म भरेंगे, तैयारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तैयारी को अपने रफ्तार देना है। तो आगे जो भी सिलेबस है कक्षा 1 to 5 के लिए या 9 to 10 या 10+2 के लिए, अभी 6 to 8 की बहाली नहीं हो रही है, रिक्ति अभी नहीं उसमें शो कर रहा है। तो यह 3 स्तर के लिए सभी प्रकार के तैयारी से संबंधित वीडियो देखने के लिए और जो भी अपडेट आएगा 7वें चरण बहाली से संबंधित एक एक खबर को जानने के लिए और टू द सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न पर बीपीएससी स्तर का तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच पाए और आप उसको देख पाएँ। बिहार शिक्षक भर्ती के बहाली आते यूट्यूब पर वीडियो की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन आप एक बार देख लें कि कौन सा स्तर है, कौन सा आपको परीक्षा देना है, उसमें क्या क्या सिलेबस है। टू द सिलेबस जो आपको दिखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा ही वीडियो देखिए, लेकिन आप ज़रूर, कम समय है इसलिए वैसे टॉपिक या वैसे वीडियो को बिल्कुल नहीं देखें जो या तो एनसीईआरटी से उसका दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं हो या आपके सिलेबस के अनुसार पैटर्न, परीक्षा पैटर्न के अनुसार नहीं हो। बहुत बड़ा बड़ा नाम भी आपको यूट्यूब पर दिखेगा, व्यू भी दिखेंगे, उसके अनुसार आप वीडियो को बिल्कुल मत देखें। हर बार मैं यही कहता हूँ, आप देखें कि आप किस स्तर के लिए परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और उसमें सिलेबस क्या है, और टू द सिलेबस जहां आपको मिल रहा हो वहीं आप निश्चित रूप से पढ़ें। हमारी भी कोशिश है कि आपके हर स्तर के लिए आपको बीपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन आता है, रनिंग क्वेश्चन बीपीएससी का होता है एनसीईआरटी पैटर्न पर, हर संवर्ग के लिए आपके लिए मैं लेकर आऊँ। पूरी कोशिश है कि आपको तैयारी में सहायता मिले। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य साथियों के सहायतार्थ शेयर कीजिए, कमेंट करके और बता सकते हैं कि किस विषय का, किस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आऊँ। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो डीएस मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही है, इससे जुड़ जाएं। यहां पर एक एक अपडेट आपको बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का मिलेगा और साथ ही आपको वहां पर क्विज का क्वेश्चन या जो भी पीडीएफ उपलब्ध होगा या आपके द्वारा जो मांगा जाएगा उसको मैं उपलब्ध करने का वहाँ पर कोशिश करूँगा। और क्वेश्चन आंसर भी हो रहा है और क्विज भी हो रहा है, और आपको जो भी तैयारी से संबंधित वीडियो आएंगे उसके लिंक मिलेंगे। हर न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, और बाकी जो है ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी डीएस मिश्रा ऑफिशियल नाम से हैं। अगर ये आप वहाँ भी हों तो जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।